नमस्कार, स्वागत आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से जुड़ी 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं, जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले बात होगी भोपाल की, जहां भोपाल पहुंचे सरसंघचालक मोहन भागवत के ऐलान की, जिन्होंने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का जिम्मा उठाया है। दूसरी खबर में बात उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर जारी सियासत की और सपा बसपा के ऐलान की। तीसरी खबर में बात राजधानी भोपाल में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और सरकार के मंत्रियों के लगातार कोरोना पॉजिटिव होने की। हालांकि राहत की बात यह भी कि संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार घट भी रही है। चौथी खबर इंदौर से होगी, जहां अनलॉक होने के बाद एक बार फिर कोरोना संक्रमण पीक पर है। मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पांचवी और आखिरी खबर इंदौर से ही होगी, जहां कैदियों ने जेल से भागने की कोशिश की है। हालांकि समय रहते पुलिस ने सभी को पकड़ लिया। तो सबसे पहले बात भोपाल की, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो ऐलान किया है, विस्तार से उस पर बात करेंगे। तो चलिए पहली खबर की बात करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंचे। संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में यहां रविवार को हुई बैठक में संघ ने तय किया कि वो कोरोना काल में बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए ग्रामीण स्तर तक पहल करेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मध्य प्रदेश और मालवा प्रांत के प्रमुख स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा, कोरोना के दौरान स्कूलों के बंद होने से बच्चों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ रहा है। इसे संभालने के लिए संघ के स्वयंसेवकों को आगे आना चाहिए। बैठक में तय किया गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोहल्ला और ग्रामीण स्तर तक शिक्षा केंद्र संचालित करेगा। इन शिक्षा केंद्रों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए प्रोफेसर और रिटायर्ड शिक्षक अपनी सेवाएं देंगे। इसके साथ ही संघ प्रमुख ने पर्यावरण और जल संरक्षण जैसे विषयों पर भी संबोधित किया। संघ ने तय किया है कि पर्यावरण को बचाने के लिए संघ के स्वयंसेवक आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्य करेंगे और जल संरक्षण के लिए भी समाज में जागरूकता अभियान संघ के स्वयंसेवकों की ओर से चलाया जाएगा। संघ प्रमुख ने कुटुंब प्रबोधन जैसे विषयों पर भी चर्चा की और उसके साथ ही विषय उन्होंने कहा कार्य करने के लिए मार्गदर्शन दिया है। सरसंघचालक ने स्वयंसेवकों को बताया कि समरसता को लेकर समाज में अनुकूलता बनी है, ये समाज का स्थायी भाव है। इसके लिए स्वयंसेवकों को प्रयास करना चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय दौरे पर हैं और यहां उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया, पर्यावरण पर जोर दिया और इसके अलावा किस तरह से जल संरक्षण किया जाए, इस पर भी उन्होंने बात की। आइए जानते हैं, आशीष मंगल सोनी विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कई ऐसे विषय जिसके लिए आरएसएस काम करता है और खास तौर पर जब समाज सेवा की बात हो और जब कोरोना काल में हम देख रहे हैं बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूल जाना लगभग बंद है, फिजिकल एक्टिविटीज बच्चों की बंद है, ऐसे में शिक्षा पर भी जोर दिया और कुछ उन्होंने क्या कुछ कहा, उसका विश्लेषण करें आशीष। देखिए पारुल, संघ प्रमुख मोहन भागवत कल राजधानी भोपाल के ठेंगड़ी भवन में जब बैठक ले रहे थे तो मध्य भारत और मालवा क्षेत्र के संघ के तमाम पदाधिकारियों से उन्होंने चर्चा की। 3 अलग अलग सत्रों में चर्चा की। खासतौर पर शाखा विस्तार को लेकर जब चर्चा की गई तो ये बात निकलकर सामने आई कि फिलहाल कोरोना को लेकर स्थिति सामान्य नहीं है, खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में। तो शहरी क्षेत्रों में ई शाखा के जरिए ही स्वयंसेवक एक दूसरे से जुड़ सके और विचारों का आदान प्रदान कर सके। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जहां पर असर कम है, वहां पर 5 स्वयंसेवक से ज्यादा स्वयंसेवक मिलकर शाखा न लगाए, केवल 5 स्वयंसेवक शाखा लगाए। इसके साथ ही ग्रामीण स्तर पर जो स्कूलों में फिलहाल स्कूल बंद है, लेकिन बच्चों की शिक्षा के लिए खासतौर पर युवा आगे आए और युवा स्वयंसेवक उन्हें अलग अलग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें पढ़ाए। शिक्षा के साथ साथ जल संरक्षण और पौधारोपण को लेकर भी जानकारी दें। ये जानकारी निकल कर आई बैठक में सामने की एक युवाओं का एक बड़ा तबका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ना चाहता है, लेकिन उन्हें उचित जानकारी नहीं मिल रही है। तो इसको लेकर भी ये चर्चा की गई कि प्रचारकों के जरिए जो भी जानकारी आती है उसको फुलफिल करें और ऐसे युवा जो संघ की विचारधारा से प्रेरित है, राष्ट्रवाद की विचारधारा से में विश्वास रखते हैं, वो जुड़ सकते हैं। तो उनके लिए किस तरह से कार्य योजना होगी, इसका भी खास तौर पर इस चर्चा की गई है। और इसके साथ ही जो कल देखने को मिला, संघ प्रमुख मोहन भागवत जब आमतौर पर किसी भी बैठक में शामिल होने जाते हैं
तो बड़ी सादगी से ही वो बैठक होती है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर सभी पदाधिकारियों ने नियमों का पालन किया, लेकिन ठेंगड़ी भवन में जैसे ही मोहन भागवत पहुंचे तो वहां पर रेड कारपेट बिछाया हुआ था। आमतौर पर इस तरह से वीवीआईपी ट्रीटमेंट संघ के कोई भी प्रचारक या संघ प्रमुख लेते नहीं है। सादगीपूर्ण बैठक और सादगीपूर्ण जीवन, ये दो खास तौर पर काम होते हैं जिसको संघ के तमाम प्रचारक फॉलो करते हैं। तो ऐसे में आप संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये वीआईपी ट्रीटमेंट और इसके साथ ही जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं, शाखा विस्तार को लेकर बात हो, जल संरक्षण को लेकर बात हो, पौधारोपण को लेकर बात हो, उसके लिए संघ आगामी दिनों में कार्य योजना बनाकर शाखा स्तर पर इसका प्रचार करेगा। और साथ ही संघ के मध्य भारत और छत्तीसगढ़ प्रांत के जो प्रचारक थे जिनके पास दायित्व थे, उन दायित्वों में भी कई तरह के बदलाव संघ प्रमुख की अनुमति से किए गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। तो कई महत्वपूर्ण जानकारियां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस दौरे को लेकर उन्होंने दी हैं। आशीष ने भी बताया कि किस तरह से उन्होंने प्लान किया है कि क्या कुछ आगे आरएसएस के तमाम स्वयंसेवकों को करना है, जिसमें शिक्षा, जल व पौधारोपण जैसी चीजें भी शामिल हैं। चलिए अगली खबर की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में 2020 विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर जातिगत वोट बैंक की राजनीति शुरू हो गई है। योगी राज में लगातार हो रहे हमले से ब्राह्मण वर्ग वैसे ही सरकार से खफा है, वहीं दुबे एनकाउंटर ने इसमें आग में घी डालने का काम किया है। ब्राह्मणों की नाराजगी को विपक्षी दल भी भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। यूपी में सभी मुख्य विपक्षी दल एकमुश्त होकर योगी सरकार पर ब्राह्मणों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए निशाना साध रहे हैं। वहीं अब ब्राह्मणों की आस्था के प्रतीक परशुराम के जरिए समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी प्रदेश में अपनी सियासी वैतरणी पार करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस भी ब्राह्मण चेतना संवाद के जरिए वोट बैंक को साधने में जुटी हुई है। पिछले दिनों ब्राह्मण वोट भुनाते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सूबे में परशुराम की मूर्ति लगाने का वादा किया, तो मायावती ने भी मौके का फायदा उठाते हुए रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी से बड़ी परशुराम की मूर्ति लगाने का ऐलान कर दिया। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक डैमेज कंट्रोल आना बाकी है। देखना होगा कि ब्राह्मण समुदाय इस बार भी बीजेपी को तरजीह देता है या फिर एसपी बीएसपी की परशुराम पॉलिटिक्स बीजेपी से ब्राह्मण वोट खींचने में कामयाब होती है। तो देखिए, ये पहला राज्य नहीं उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में तो हमने देखा ही है कि जातिगत राजनीति चरम पर होती है। और जब इलेक्शन की तैयारी अभी से ही उत्तर प्रदेश में चल रही हो और ऐसे में भगवान राम, परशुराम जी का ना जिक्र हो तो भला कैसे चलेगा, और वो भी तब जब दुबे एनकाउंटर हुआ हो और उसके बाद ब्राह्मणों की नाराजगी। समझते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को। राजू संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। राजनीति गरमाई हुई है राजू यहाँ पर चुनाव से पहले, और बात करें अगर जातिगत, तो जाति तो फेवरेट मुद्दा रहा है यहाँ के राजनेताओं का। फिर कभी हम देखते हैं ब्राह्मण वोट बैंक की सियासत होती है, परशुराम पॉलिटिक्स दिख रही है। बिल्कुल पारुल, आपने अच्छा कहा। बात करें चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो, अखिलेश यादव की बात करें, या बसपा प्रमुख मायावती की बात करें, या कांग्रेस की बात करें, पर मायावती ने जो एक जाति कार्ड को जिस तरीके से खेला है वो बहुत ही अलग खेला है। उन्होंने परशुराम, भगवान परशुराम के नाम से उन्होंने कहा कि हम मंदिर बनवाएंगे, और हर देवी देवता के नाम से, हर जाति के देवी देवता के नाम से हम मंदिर बनवाएंगे। जो दलित की बेटी और दलित की बात करने वाली मायावती की अगर बात करें, उन्होंने जिस तरीके से वोटर को रिझाने के लिए और जिस तरीके की उन्होंने बात की है वो बहुत ही अलग तरीके से। यहाँ पर जिस तरीके से पागल देखा जाए, उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो विकास हुए एनकाउंटर होने के बाद में राजनीति ने अपना अपना मोड़ बदल दिया है। वही अगर अखिलेश यादव की बात करें, वो भी पीछे नहीं हट रहे, और उधर उनकी बुआ की मायावती की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सभी राजनीतिक धर्म पर बात करने वाले लोगों की अगर बात करें, जनता को राजनीतिक से कुछ लेना देना नहीं है। जनता को सिर्फ जिसको जनता के विकास कार्य की बात करेगा, जो विकास सुविधाएं देगा, वो उसको लेकर ही जनता का काम करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में राजनीति की अगर बात करें, जिस तरीके से देखा जाए, राम मंदिर की बात करें, जिस तरीके से राम मंदिर बना, कोई किसी तरीके का हिंदू मुस्लिम विवादित नहीं रहा, तो जनता जागरूक है पारुल। जनता समझ गई है कि नेताओं से कुछ मिलने वाला इस तरीके का नहीं है, पर जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और जो विकास के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं लोग, उनको जनता ने समझ लिया है। और 2022 के चुनाव में जिस तरीके से देखा जाए, दूध का दूध और पानी का पानी करके जनता दिखाएगी पारुल।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजू जानकारी देने के लिए। तो दूध का दूध और पानी का पानी खुद ही जनता करेगी, क्योंकि वोटर्स आज के जमाने में जागरूक हैं। उन्हें बहलाना फुसलाना इतना आसान नहीं है, और वो भी जब पढ़ा लिखा वोटर हो और उसको जातिगत समीकरण समझाकर या जाति का कार्ड खेलकर उसका वोट बटोरने की कवायद राजनेताओं की हो, तो अब ऐसा चलता नहीं है, क्योंकि वोटर जागरूक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में लगातार 1000 के करीब मरीज मिल रहे हैं। बीते दिन 900 के करीब नए संक्रमित मिले, जिसके बाद प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 39,000 के करीब पहुंच चुकी है। वहीं 1000 के लगभग लोगों की मौत भी हो चुकी है। राजधानी भोपाल में रविवार को 101 नए संक्रमित मिले, जो बीते 10 दिन में सबसे कम है। भोपाल में अब तक कुल 8000 के पार कोरोना संक्रमित पाए गए। नए संक्रमितों में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी हैं। सारंग राज्य सरकार के चौथे मंत्री हैं जो संक्रमित हुए हैं। हालांकि उनके परिवार और स्टाफ की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आपको बता दें, सारंग एहतियातन 3 दिन से होम आइसोलेट हैं, जबकि अगले 3 दिन घर में ही रहेंगे। उन्हें 4 दिन पहले बुखार आया था, जिसके बाद उन्होंने कोरोना जांच कराई जो नेगेटिव निकली थी, और दोबारा बुखार आने पर उन्होंने फिर सैंपल दिया जो पॉजिटिव आया। आपको बता दें, भोपाल में कोरोना का पहला संक्रमित 22 मार्च को मिला था, और 16 मई यानी कि 55 दिन में संक्रमित 1019 हो गए थे। लेकिन 7000 से 8000 मरीज होने में सिर्फ 7 दिन लगे। पिछले 26 दिन में मरीज 2 गुने हो गए। 14 जुलाई को कुल 4013 मरीज थे, जो अब 8031 हो गए हैं। यानी आप देखिए आंकड़ा कैसे डबल हो रहा है, नंबर्स कैसे डबलिंग में जा रहे हैं। तो कोरोना काल है, और कोरोना काल में देखिए किस तरह से शुरुआती समय में इतना खौफ नहीं था कोरोना का, लेकिन जैसे जैसे आंकड़े बढ़ते गए कोरोना डराने लगा। और देखिए हम अगर 14 जून की बात करें तो आप देखिए तारीखों के हिसाब से भी अंदाजा लगाइए। भोपाल में जब पहला संक्रमित मरीज आया था वो 22 मार्च को मिला। 16 मई यानी कि उसके ठीक 55 दिन बाद ये आंकड़ा 1000 पहुंच गया, और उसके बाद देखा हमने कि 7000 से 8000 मरीज होने में ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ महज 1 हफ्ता लगा। 26 दिन में मरीज डबल हो गए, 2 गुने हो गए, और 14 जुलाई को कुल 4013 मरीज थे। लेकिन उसके बाद जो अब आंकड़ा सामने आ रहा है वो 8031 है। अब ऐसे में अंदाजा लगाइए कि ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ना मंत्री इससे बच पा रहे हैं, ना विधायक, ना सांसद, कोई नहीं बच पा रहा है। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, पूर्व राष्ट्रपति भी जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। अब ऐसे में एहतियातन तौर पर अगर कोरोना से बचना है तो आपका अपना खुद का ध्यान रखना होगा। कोरोना को लेकर अपडेट्स दे रहे हैं वैभव गुप्ता, विशेष संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। वैभव, कोरोना बिल्कुल, कोरोना का संक्रमण तेजी से पूरे मध्य प्रदेश में फैलता जा रहा है। 4 मंत्री अब तक बीजेपी सरकार के कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कल विश्वास सारंग भी कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट सामने, और लगातार राजधानी भोपाल में जो कोरोना पॉजिटिव है उनका आंकड़ा बढ़ता है, साथ ही मौतों की संख्या भी पूरे ही मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार के द्वारा कोशिशें की जा रही हैं। किल कोरोना अभियान पार्ट 2 की शुरुआत की गई है। इसके अलावा 1 मास्क फायदे अनेक अभियान चलाया जा रहा है। रोको टोको अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अब चूंकि अनलॉक हो चुका है, लोगों की भीड़ लगना शुरू हो चुकी है, तो अब सरकार के सामने परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि जिस तरह से हमने गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा का इंटरव्यू भी सुना, तो उन्होंने कहा कि अब सरकार के साथ जनता को जागरूक होना होगा, तभी कोरोना को हम कंट्रोल कर सकेंगे। अगर जनता साथ नहीं देगी तो सरकार के बस की बात नहीं है। स्पष्ट तौर पर इससे पहले भी वो कह चुकी कि जनता को समझना होगा, जनता के हाथ में सब कुछ है, जनता जनार्दन है। तो अब लोगों को भी समझना होगा, तो सरकारों को भी टेस्टिंग बढ़ानी होगी, तभी कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर कोई उपाय कारगर सिद्ध हो पाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी के लिए। तो कोरोना ऐसी बीमारी है जिससे बचने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा, वरना अगर ये बीमारी ज्यादा दिनों तक आपके शरीर में रहती है तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, और वक्त रहते इसका इलाज हो जाए तो मरीज भी जल्द ही ठीक हो सकता है। इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। अगर कोई भी लक्षण आपको नजर आता है तो आप फौरन अपने निजी जहां पर भी कोरोना की जांच हो रही हो वहां पर पहुंचकर जांच करवाइए, ताकि समय रहते आप अपना इलाज करा सकें। बात इंदौर की करेंगे, जहां मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर अब पूरी तरह से अनलॉक है। इसी के साथ शहर में कोरोना का संक्रमण भी अनलॉक हो गया है। जिले में दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इनमें इजाफा हो रहा है।
पूरे कोरोना काल में पहली बार रविवार को मरीजों का आंकड़ा 208 पर पहुंच गया। इससे पहले 14 अप्रैल को 206 मरीज मिले थे और 16 अप्रैल को भी प्रशासन ने 244 मरीज बताए थे, लेकिन वो दिल्ली की टेस्ट रिपोर्ट और 2 दिन के बैकलॉग को एक साथ देने से आए थे। इसके साथ अगस्त के सिर्फ 9 दिन में ही मरीजों की संख्या 1276 हो गई, जबकि कुल मरीज 8724 हो गए हैं। रविवार को पॉजिटिव रेट 8.32% रहा। और अब बात करें अगर अगस्त की, तो शुरुआत से ही मरीजों की संख्या बढ़ने का सिलसिला है। सिर्फ शुक्रवार, शनिवार और रविवार के मरीज अगर जोड़े जाएं तो 565 ये मरीजों की संख्या सामने आती है। सिर्फ 2 और 3 तारीखों को मरीजों की संख्या दहाई में थी, बाकी दिन 100 से अधिक ही मरीज मिले। जिले में अब तक 1,57,063 मरीजों के सैंपल जांचे जा चुके हैं। संक्रमित पाए गए 8,724 मरीजों में 5,961 मरीजों को मात देकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं 333 मरीज की जानें जा चुकी हैं। अभी भी अलग अलग अस्पतालों में 2430 मरीज भर्ती हुए। होटल गार्डन में क्वारंटाइन 5,555 लोग घर लौट चुके हैं। और इंदौर को लेकर हमें जानकारी दे रहे हैं संजय, संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, कोरोना का एक तरह से कहें कि अब जैसे ही अनलॉक हुआ है, कोरोना का विस्फोट इंदौर में होना शुरू हो गया है और ऐसे में अगर लोग नहीं जागरूक हुए, नहीं समझे, क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि आप जनता पर छोड़ा गया है, अब आपको अपना ख्याल खुद रखना है और अगर जनता ही लापरवाह हो जाएगी तो ये नंबर बढ़ते ही जाएंगे। इसे रोकना किसी के बस में नहीं है। कोरोना फैलता जाएगा और इसका इस तरह से फैलना आने वाले समय के लिए और भी खतरनाक हो जाएगा। अभी तो है ही। जी पारुल, मैं आपको बता दूं कि अनलॉक के ये दुष्परिणाम है कि अनलॉक जैसे ही शहर हुआ वैसे ही लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बंद कर दिया, सैनिटाइजर का उपयोग करना एक तरीके से बंद कर दिया और मास्क जो है उसका भी उपयोग नहीं के बराबर करते हैं, ऐसे मास्क का उपयोग करते हैं जिससे कि कोरोना से बचना मुश्किल होता है। यही वजह कि दिन पे दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और आगे और भी विस्फोटक स्थिति बनने की संभावना बन रही है। पारुल, बिल्कुल। और ऐसे में अगर हम मध्य प्रदेश का आंकड़ा समझते हैं तो यहाँ अब पूरे ऑल ओवर मध्य प्रदेश में सबसे पहले हमने देखा था कोरोना को लेकर इंदौर में हॉटस्पॉट था, केंद्र बन गया था और उसके बाद भोपाल भी केंद्र बना, लेकिन कई हद तक इंदौर ने स्थितियों को संभाला। पेशेंट्स कम आंकड़ों में आना शुरू हो गए, लेकिन अनलॉक जैसे जैसे देख रहे हैं, क्या जो गाइडलाइंस जारी की गई है व्यापारियों के लिए, दुकानदारों के लिए कि उन्हें भी फॉलो करवाना है, वो सारी तस्वीर घटी रह गई है क्या? देखो पारुल, ऐसा है कि आम जनता में जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, जागरूक आम जनता नहीं होगी, व्यापारी चाहे कितना भी चिल्ला कर उनको जागरूक करता रहे लेकिन वो नहीं होते। अगर घर से ही मास्क लगा के अगर व्यक्ति नहीं आएगा तो व्यापारी क्या करेगा? अगर मास्क उसने अच्छी क्वालिटी का नहीं लगाया और बाजार में घूम रहा है जहाँ संक्रमण फैला हुआ है तो संक्रमण का शिकार उसको भी होना है। बिल्कुल। जब तक व्यक्ति में स्वयं जागरूकता नहीं होगी, आम जनता स्वयं जागरूक नहीं होगी, तब तक इस पर कंट्रोल पाना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में बिफोर और आफ्टर वाली प्रोसेसिंग भी लोगों को पता होनी चाहिए, उसके लिए भी लोग जागरूक हों कि आप घर से निकल रहे हैं तो आपको किस तरह से ध्यान रखना है। आपके हाथ में मास्क होना चाहिए, आपको चेहरे पर लगाना है, आपके हाथ में सैनिटाइजर होना चाहिए और उसके अलावा जब आप लौट भी रहे हैं तब भी तमाम चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, वरना आप संक्रमण को अपने साथ घर तक ले जाएंगे। बिल्कुल पारुल, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जागरूकता ही इस बीमारी का बचाव है, इलाज है। अगर जागरूकता नहीं रहे और जो गाइडलाइन जारी करी, गाइडलाइनों का पालन अगर आम जनता नहीं करती है तो इस बीमारी का शिकार होंगे। अभी तो मरने वालों की तादाद कम है, लेकिन अगर जागरूकता में इसी तरह की कमी रही तो मरने वालों की तादाद भी बढ़ेगी। पारुल, चलिए संजय, संक्षिप्त में मुझे एक बात बताइए, कोई ऐसा एरिया आपकी नजर में है, ऐसा एरिया प्रशासन ने बताया जहाँ लगातार कुछ ज्यादा मरीज निकल कर सामने आ रहे हैं? पारुल, वर्तमान में देखें तो अब जो मरीज निकल के आ रहे हैं ऐसे जगह से मरीज निकल के आ रहे हैं जहां पहले कभी एक भी मरीज निकल कर नहीं आए थे, लेकिन अब उन क्षेत्रों में भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है जहां पर पहले नहीं थे। चलिए, शुक्रिया संजय। तो इंदौर में कोरोना भी पैर पसार रहा है। जब स्टार्टिंग में कोरोना हमने देखा था, इंदौर हॉटस्पॉट बन गया था, उसके बाद इंदौर ने अपने आप को संभाला, लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही टोटल अनलॉक हुआ इंदौर, वैसे ही लोग भी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, उनकी जो खुद की केयरिंग है वो करना भूल गए हैं। मास्क नहीं लगा रहे हैं, व्यापारी अपना खुद का काम कर रहे हैं
वो भी एहतियातन तौर पर समझा ही सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपना ध्यान रखना होगा, खुद एक जिम्मेदार नागरिक बनना होगा। एक बार फिर इंदौर की हम बात कर रहे हैं, जहां लूट और हत्या के 4 आरोपियों ने देपालपुर की सब जेल से भागने की कोशिश की। हालांकि चारों बंदी भागने में असफल रहे और जेल पुलिस ने आरोपियों को बीच रास्ते में पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक सभी कैदियों ने महिला वार्ड की दीवार कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन कैदियों को भागता देख प्रहरी ने जेल का घंटा बजा दिया और आसपास के ग्रामीण जेल प्रहरी के साथ कैदियों का पीछा किया और बीच रास्ते में ही उन्हें गिरफ्तार कर बाइक से वापस जेल लाकर जेल में रखा गया। हालांकि इनमें एक बंदी दीवार के पास ही पकड़ा गया और अन्य 3 बंदियों को कुछ दूर जाकर पकड़ने में सफलता मिली। घटना की जानकारी मिलते ही केंद्रीय जेल अधीक्षक राकेश भांगरे और एसडीओपी संजय चतुर्वेदी सहित थाना प्रभारी मीना कर्नावत मौके पर पहुंच गए। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जेल देपालपुर से एक लेखी आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें 4 कैदियों का भागने का प्रयास किया गया था, जिनमें जो जेल प्रहरी है, जेल प्रहरी के द्वारा उनको पकड़ा गया और उक्त आवेदन पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना में लिया गया है। और चलिए कैसे भागना हुआ, क्यों भागने में कामयाब हो पा रहे थे? हालांकि कामयाब तो नहीं हुए, उन्हें रास्ते में रोककर वापस जेल में लाया गया, लेकिन क्या सलाखें कमजोर हो गई हैं और दीवारें छोटी हो गई हैं जो कैदियों का भागना मुमकिन भी हो पा रहा है? सचिन संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जानकारी देंगे। सचिन, पूरी घटना बताइए, आखिर कैसे भागने में कामयाब हो पा रहे थे? अगर इन्हें पकड़ा नहीं जाता रास्ते में तो इन्हें फिर वही पुलिस के पास एक हथियार होता है एनकाउंटर, वो परिस्थिति आती तो और भी परेशान होते, और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, जवाबदेही बढ़ जाती। जी, बताना चाहूंगा, ये सुबह 6 बजे की घटना है, जब राशन के लिए जो इनको जो सुबह लाइन लगती है उसमें जब इनके लिए पूरे लॉकअप खोले गए थे, तो उस टाइम इन लोगों ने जेल प्रहरियों के ऊपर हमला किया। उन लोगों ने चाबी छीनी। चाबी छीनने के बाद उन लोगों ने गेट खोलने का कोशिश करा। जब उनसे ताला नहीं खुला गया तो एक एक करके दीवार फांद के भागने लगे। वहां पे पास में जेल अधीक्षक और जो जेल का जो स्टाफ है उसके वहां पे क्वार्टर बने हुए हैं, जिसमें से एक प्रहरी ने देख लिया था कूदते हुए, तो उसमें एक को तो स्पॉट पे ही पकड़ लिया गया था। वहीं जो बाकी जो 3 जने थे वो करीब 1 से 1.5 किलोमीटर जंगल की ओर भाग गए थे। लेकिन जब इनके साथ जेल प्रहरियों के साथ सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि वो जब कूदे थे तो उनके पैरों में चोट लग गई थी, तो वो प्रॉपर भाग नहीं पाए, जिससे गांव वालों की मदद से उन्होंने उनको वहीं पे घर दबोचा। जी बिल्कुल सचिन, ऐसे में क्या कोई एक्शन लिया जाएगा आने वाले समय के लिए? कुछ सोचा जाएगा कि किस तरह से कुछ और सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं? मैं आपको बताना चाहूंगा, टोटल देपालपुर जेल में 74 कैदी हैं, जिनके ऊपर 19 जेल प्रहरियों को रखा गया है और एक साथ में सहायक जो जेल अधीक्षक है देपालपुर जेल में, उनकी नियुक्ति है वहाँ पे। लेकिन सुबह 5:30 बजे जेल जो अधीक्षक है वो सब बैरकों के लॉक खुलवाने के बाद वो अपने घर गए थे और सुबह 6 बजे की घटना है। और अभी जब जांच सेंट्रल जेल जो अधीक्षक हैं राकेश भांगरे, जब उन्होंने जांच बिठाई तो इसमें जेल प्रहरी और साथ में जो जेल अधीक्षक जो देपालपुर राम साहब कुशवाहा है, उनको तत्काल प्रभाव से वहां से हटा दिया गया है। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ 5 शहर 5 खबरों में इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।